हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट एजुकेशनल चैनल विच इज एपीएस साइंस क्लासेस कठुमर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है। तो बच्चों, आपको लग रहा होगा कि चैप्टर फर्स्ट बहुत लंबा जा रहा है। एक्चुअली में क्या, पहले वाले सिलेबस के हिसाब से अगर अपन देखें, अगर अपन आरबीएससी राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से देखें तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब दो चैप्टर को मर्ज करके एक चैप्टर बना दिया गया है। तो वैसे देखा जाए आरबीएससी के हिसाब से तो हमारा सेकंड चैप्टर शुरू हो चुका है विच इज गाउस का नियम, यानी विद्युत फ्लक्स हमने जो पढ़ा है। और एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पोर्शन चल रहा है। ठीक है, ओके, तो चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू। और आज का हमारा जो टॉपिक है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आता है, हमेशा आता है, गाउस का नियम। गॉसेस लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, गाउस का नियम, गॉसेस लॉ। तो देखो बच्चों, गाउस ने जो बात की थी वो विद्युत फ्लक्स की थी, फाई ई। गाउस ने जो समझाया था, जिसके बारे में उसने एक नियम दिया, जो कंसेप्ट उसने बताया, वो किसके बारे में बताया था भाई? विद्युत फ्लक्स के बारे में उसने बताया था। ठीक है, अब आप कहोगे सर विद्युत फ्लक्स तो हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, विद्युत फ्लक्स आप पढ़ चुके हो। आप क्या पढ़ चुके हो? आपने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी है कि फाई ई इज इक्वल टू बंद समाकलन, पता है ना? बंद पृष्ठ के लिए होता है ये, बंद पृष्ठ ई डॉट डी। ये डेफिनेशन आपने पढ़ चुके हो कि विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो ये तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है, ई डॉट डी ए। ठीक है ना? अब गाउस ने भी फ्लक्स के बारे में बताया था, जिसका हम फॉर्मूला देखेंगे। तो आप कहोगे सर क्या विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो फ्लक्स है या फिर गाउस के नियम से जो फ्लक्स है उसे हम बराबर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बात तो अपन फ्लक्स की कर रहे हैं। तो गाउस के नियम से हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो अपन इसके इक्वल कर सकते हैं। ठीक है ना? गाउस के नियम के जो एप्लीकेशंस में आप यही चीज को करते हो। तो आज का हम टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट क्या पढ़ रहे हैं? गाउस का नियम। तो एक आप ही की तरह एक वैज्ञानिक था, कार्ल फ्रीडरिच गाउस। उसने एक नियम दिया, क्या नाम था? कार्ल फ्रीडरिच गाउस। ठीक है बच्चों, इसका नाम था। तो उसने गाउस के नियम में, या गाउस ने विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया। तो गाउस के नियम को अगर अपन लिख लें तो क्या कहता है? देखो देखो भाई, गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार क्या बताया उसने? गाउस के नियमानुसार देखो, किसी काल्पनिक, काल्पनिक यानी किसी भी आकृति का हो सकता है, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ। ये पृष्ठ कैसा है? खुला पृष्ठ है। ये पृष्ठ कैसा है? खुला पृष्ठ है। ये पृष्ठ कैसा है? खुला पृष्ठ है। अब इसको ऐसे कर दें तो इसे बोलते हैं बंद पृष्ठ, जो कहीं से खुला नहीं हो, कहीं से उसकी सीमा आपको नहीं खुली मिले। तो गाउस के नियमानुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, ठीक है भाई, काल्पनिक होना चाहिए, काल्पनिक हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है, बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत, निर्गत यानी बाहर निकलना, विद्युत फ्लक्स का मान, निर्गत विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? कि कोई भी हमारा पृष्ठ है, उससे अभिलंबवत जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसे हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित, उसमें किसमें? बंद पृष्ठ में, उसमें उपस्थित
कुल विद्युत आवेश, उसमें उपस्थित कुल विद्युत आवेश, टोटल आवेश, आवेशों का योग। तो बच्चों इसको मैंने बोल दिया समेशन क्यू। क्या बोल रहा हूं? समेशन क्यू। उसमें उपस्थित कुल आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता, सहनशीलता, विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। कितना विद्युत क्षेत्र सहन करे। विद्युत आवेश समेशन क्यू एवं निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। ये बताया भाई गाउस ने, यही गाउस का नियम है। गाउस क्या कहता है कि कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है, उसमें कोई आवेश होंगे तो उससे फ्लक्स गुजरेगा, तो उससे निर्गत, काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश समेशन क्यू और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों ये गाउस का नियम है। इसको अगर मैथमेटिकली अपन इसको लिखें, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं भाई, गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू कुल विद्युत आवेश समेशन क्यू निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, अर्थात फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चों बन गया गाउस का नियम का हमारा एक्सप्रेशन, व्यंजक सूत्र, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम मान लेते हैं। तो बच्चों फाई ई बराबर क्या हो गया, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू क्या है, आवेशों का कुल बीजगणितीय योग है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, सबको पता है कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता था, 8.85 into 10 raised to the power -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स की बात है। आप कहोगे कि क्या सर हम इसको समाकलन ई डॉट डी भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो गाउस का नियम हो गया फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ओके, अब देखो इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर सपोज करो मुझे इस फॉर्मूले में के लेके आना है, के का मतलब विटामिन के नहीं है जिससे रक्त का थक्का बनता है, विटामिन के। तो के हमारा स्थिर वैद्युत नियतांक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। तो के इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको के रूप में लाना चाहूं इस फॉर्मूले को, तो आप देख रहे हो सर एप्सिलॉन नॉट तो हमें मिल रहा है। अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यानी अंश और हर में 4 पाई से गुणा कर दें तो के बन जाएगा। तो बिल्कुल हम समीकरण नंबर 1 के जो हमारा दायां पक्ष है उसके अंश और हर में किससे गुणा कर दें, 4 पाई से। तो क्या मिलने वाला है हमको, देखो बच्चों फाई इज इक्वल टू, तो मैंने क्या करा, ये बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये मैंने यहां 4 पाई लिख दिया समेशन की। कोई दिक्कत? 4 पाई से अंश हर में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब आप बच्चों देख रहे हो कि ये क्या बनने वाला है, ये बन गया के, ये के बन गया, यानी फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो के एरा 4 पाई एरा, तो के 4 पाई थोड़ा अजीब लगेगा, 4 पाई को पहले लिख दूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया बच्चों 4 पाई के इंटू समेशन ऑफ क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फाई इज इक्वल टू 4 पाई के इंटू समेशन क्यू। तो बिल्कुल हम ऐसे भी लिख सकते हैं गाउस के नियम को कि फाई इज इक्वल टू 4 पाई के इंटू समेशन क्यू। अब क्या बोल सकते हो कि भाई किसी बंद पृष्ठ से, ये तो ये रहेगा कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश और 4 पाई के, कुल आवेश और 4 पाई के गुणनफल के बराबर होता है। कुल आवेश समेशन क्यू और 4 पाई के, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 पाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, गाउस का नियम है। फाई इज इक्वल टू 4 पाई के इंटू समेशन क्यू लिख सकते हो या फिर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। क्लियर है?
अब और कुछ बातें हम इसमें देखें, देखो गाउस के नियम में, ठीक है ना। आगे चलें। देखो वो जो गाउस के नियम में आपको जो कुछ बातें ध्यान रखनी है उसको भी हम देख लेते हैं। देखो ये जो समेशन क्यू है ना, ये बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश है। यानी अगर मान लो पृष्ठ के बाहर कोई आवेश हो, पृष्ठ के बाहर कोई आवेश हो, जैसे मान लो पहले मैं एग्जांपल आपको देना चाहूं। देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मेरा ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है भाई, मैंने कहा भाई इसमें कितना आवेश है, क्यू, ठीक है। तो इससे फ्लक्स निर्गत होगा, निर्गत होगा कि नहीं होगा। मैं आप कहोगे सर क्यों, इससे बलरेखा निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी, ऐसी तो है फ्लक्स, यही तो होता है ना फ्लक्स। तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, आप कहोगे सर फाई इज इक्वल टू, लो भाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू आवेश है इसके अंदर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर। अब मान लो मैंने कहा भाई मेरे पास अब ये वाला बंद पृष्ठ है, तो मान लो इस पे मेरे पास Q, यहाँ पर है मान लो -2Q, यहाँ है मान लो +3Q, यहाँ है मान लो -4Q। तो बताओ भाई गाउस के नियम से कितना फ्लक्स होगा, तो आप इसमें लगाओगे भाई गाउस का नियम कि सर फाई इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q का मतलब होता है आवेशों का बीजगणितीय योग। बीज गणित का मतलब कि जैसा है वैसा रहने दो, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो और नेगेटिव है तो नेगेटिव रहने दो। आवेश एक अदिश राशि है, चिन्ह सहित हम इसको योग करते हैं। तो बच्चों फाई इज इक्वल टू, चलो चिन्ह सही जोड़े, यानी Q -2Q +3Q -4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे देखो 3Q Q 4Q और ये माइनस का 4Q कट गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फ्लक्स कितना मिल गया, माइनस का 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस का 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इसका मतलब ये है, हम पढ़ चुके हैं पहले कि अगर फ्लक्स मेरा धनात्मक है तो ये कैसा होगा, ये निर्गत होगा। फ्लक्स मेरा यहां ऋणात्मक आ रहा है तो यहां हमारा फ्लक्स ऐसा होगा, प्रवेशित होगा। फ्लक्स हमारा धनात्मक है तो निर्गत होगा, और फ्लक्स अगर ऋणात्मक है तो कैसा होगा, प्रवेशित होगा, ठीक है भाई। तो ऐसा हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। और देखें, मैंने कहा कि मेरे पास भाई ये कोई बंद पृष्ठ है और सपोज करो एक डाइपोल मेरा ये रहा -Q +Q, ये मान लो दूसरा डाइपोल मेरे पास है, मान लो मैंने मान लिया -2Q +2Q। डाइपोल मतलब द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, परिमाण समान प्रकृति विपरीत। तो अब बताओ भाई कितना फ्लक्स होगा, तो आप कहोगे सर फ्लक्स यानी फाई की बराबर, आप कहोगे सर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना होगा, समेशन Q कितना है, 0 है, यानी फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। फ्लक्स कितना होगा भाई, 0, क्योंकि आपको पता है कि द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, 0। द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, 0, -Q +Q 0, -2Q +2Q 0। तो अगर ये ध्यान रखें, कंसेप्ट एक नियम बन गया कि अगर आपके बंद पृष्ठ में कोई द्विध्रुव है या एक से ज्यादा द्विध्रुव है, कितने भी द्विध्रुव हो, क्योंकि द्विध्रुव का नेट आवेश क्या होता है, 0। तो अगर हमारे बंद पृष्ठ में कोई द्विध्रुव होगा तो फ्लक्स का मान क्या होगा, 0। तो बिल्कुल फ्लक्स 0 भी हो सकता है, फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, कि जब बंद पृष्ठ में नेट आवेश पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फ्लक्स होगा, आउटवर्ड होगा, निर्गत होगा। जब बंद पृष्ठ में नेट आवेश, नेट चार्ज नेगेटिव है तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, इनवर्ड होगा, प्रवेशित होगा, निवेशित होगा। चलो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास भाई ये कोई बंद पृष्ठ है, मैंने कहा भाई एक चार्ज ये रहा Q1, एक चार्ज ये रहा मान लो Q2, एक चार्ज ये मान लो Q3, एक ये रहा मान लो Q4,
एक ये रहा मान लो Q5। आप हो गया सब फ्लक्स फाई बराबर, देखो बंद पृष्ठ में कौन सा है, Q1 Q2 Q3। ये बंद पृष्ठ में है, नहीं है, इसको नहीं लेंगे। ये बंद पृष्ठ के अंदर है, नहीं है, इसको नहीं लेंगे। तो परिबद्ध होना चाहिए, इस बाउंड्री में होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे सर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स का मान है वो बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो ये मैं आपको बात बता रहा था कि अगर बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश हो उसका फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। तो बिल्कुल आपकी खोपड़ी में बात आ गई होगी कि बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश हो, बाहर, आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड फ्रॉम सरफेस, तो उसे भाई फ्लक्स में काउंट नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा गाउस का नियम हो गया। तो गाउस के नियम में हमें क्या देख लिया कि भाई हमारा जो बंद पृष्ठ है वो कैसा हो सकता है भाई, काल्पनिक, काल्पनिक बंद पृष्ठ। एक बात तो ये हुई, काल्पनिक बंद पृष्ठ का मतलब किसी भी आकृति का, किसी भी आकृति का हो सकता है। ठीक है ना, किसी भी आकृति का हो सकता है। यानी हमारा जो विद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, केवल किस पर डिपेंड करता है, परिबद्ध आवेश पर डिपेंड करता है। परिबद्ध आवेश, बाउंडेड चार्ज, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, बाउंडेड चार्ज पे, परिबद्ध आवेश पे डिपेंड कर रहा है। पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश पर निर्भर नहीं करता। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया इस तरह, निर्भर नहीं। तो परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है, पृष्ठ के बाहर कोई आवेश हो उस पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है बच्चों? तो ये सब बातें हैं। अब कई बार क्या होता है, इस गाउस के नियम का प्रूफ पूछ लेते हैं, तो वी हैव टू डू प्रूफ। तो इसका प्रूफ करते हैं, गाउस के नियम का प्रूफ, गाउस के नियम का सत्यापन, प्रूफ। प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ, गाउस के नियम का सत्यापन, गाउस के नियम का सत्यापन, गाउस के नियम का सत्यापन, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, ओके। तो हम कर रहे हैं गाउस के नियम का सत्यापन, गाउस के नियम का सत्यापन। ओके, तो जो गाउस के नियम का सत्यापन करने से पहले एक मैं आपको थोड़ी बात बता दूं, एक कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंकर आपको मालूम होना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंकर, घन कोण की अवधारणा। घन कोण की अवधारणा, सॉलिड एंगल आपने बिल्कुल पढ़ा है, ठोस कोण, घन कोण। तो क्या होता है, सपोज करो मैंने ये कोई भी बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक है, किसी भी आकृति का, मान लो ये दूरी r है। ठीक है,
अब मानो आर का हमने स्क्वायर करा तो क्या आएगा आर स्क्वायर, तो क्या बन गया क्षेत्रफल, क्या बन गया क्षेत्रफल। तो हमने यहां से आर स्क्वायर क्षेत्रफल लिया, त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल। तो अब ये सेंटर पे जो एंगल बनाता है, इस शंकु जो बन जाता है, तो बच्चों ये होता है सॉलिड एंगल, इसे बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं, घन कोण। इसे अपन डी ओमेगा से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरे स्पेस के लिए, पूर्ण समष्टि के लिए, पूरे स्पेस के लिए जो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा है, टोटल जो घनकोण होता है उसका मान ध्यान रखिए आप, वो होता है बच्चों 4 पाई के बराबर। पूर्ण समष्टि के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होता है 4 पाई, तो इसे बोलते हैं डी ओमेगा। क्या ये ओमेगा, ठीक है, ये घनकोण को बता रहा है। तो टोटल आप मिला दोगे तो ओमेगा की जो वैल्यू होती है पूरे घनकोण का मान पूरे स्पेस के लिए कितना होता है बच्चों 4 पाई। तो देखो गाउस के नियम का सत्यापन भी हम एक घनकोण की सहायता से करेंगे। देखो डी ओमेगा, और इसका देखो मान भी मैं लिख देता हूं। अगर मान लो ये जो आपका पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल सदिश मान लो कितना है डी ए, तो अब याद रखो डी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये भी आप ध्यान रखिए। अगर इस अल्पांश जो मैंने लिया है आर स्क्वायर का ये वाला, इसका क्षेत्रफल डी ए हो तो ये फॉर्मूला होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी थीटा है 0 है, समांतर है बिल्कुल इस तरह, आर और डी ए के बीच में कौन होता है ये, तो थीटा होता है आर और डी ए के बीच में कौन, तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखिए घन कोण का मान डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो पूरा मान निकालते हो तो किसके बराबर आता है भाई 4 पाई के, वो किसके बराबर होता है 4 पाई के। क्लियर है, ओके। देखो तो बच्चों मैंने क्या करा, सपोज करो मेरे पास ये कोई आवेश है क्यू, मेरे पास ये कोई आवेश क्या है क्यू, और मैंने माना भाई ये आर डिस्टेंस पर यहां कोई मेरा पी पॉइंट है, ठीक है, और आर की दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र होगा ई। क्लियर है भाई, क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र ई हो गया, कैसे दोगा प्लस से दूर कहीं भी ले सकते हैं, मैंने इधर ले लिया तो ई आर डिस्टेंस पर आर की दिशा में, यानी डिस्टेंस क्या है बच्चों आर कैप। क्लियर है। अब मान लो मेरा ये कोई भी हमारा बंद पृष्ठ है, कोई भी क्या हमारा बंद पृष्ठ। क्लियर है। सपोज करो मैंने यहां पर ये पी पॉइंट है, मैंने यहां पर कहीं पर भी मैं ले सकता हूं, मान लो मैंने थोड़ा सा सही बना दो, थोड़ा सही लगे देखने में, थोड़ा छोटा ही बना देते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं, तो मैंने माना कि मेरे पास ये इसका अल्पांश है, ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है इसके लंबवत है बच्चों डी ए, ठीक है। ये एंगल कितना है थीटा, ये पी पॉइंट है, ये आर कैप को बता रहा है डायरेक्शन को, ओके। तो अब हम बात करें कि इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। सिंपल, मैं इसको मिला देता हूं एक बार तो, ताकि हमारा घनकोण बन जाएगा ये हो गया डी ओमेगा, ठीक है, दूरी कितनी है आर। तो अगर मैं बात करूं ये जो मेरा काल्पनिक बंद पृष्ठ है, किसी भी आकृति का हम ले सकते हैं, तो इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से, काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो मैं कर रहा हूं फ्लक्स की परिभाषा से, गाउस का नियम नहीं, वो तो हमें से भी करना है गाउस के नियम को। तो इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स, तो परिभाषा से मैं लिख सकता हूं, फ्लक्स की परिभाषा से कि भाई फाई ई इज इक्वल टू
बंद समाकलन ई डॉट डी, लिख सकते हैं ना, फाई इज इक्वल टू बंद समाकलन ई डॉट डी ए, किसकी परिभाषा से? बिल्कुल, ये हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। फाई इज इक्वल टू बंद समाकलन ई डॉट डी ए। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करें। देखो, फाई इज इक्वल टू बंद समाकलन ई डॉट डी ए। ई और डी ए के बीच कितना एंगल दिख रहा है आपको? थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ई डी ए कॉस थीटा। ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट डी ए को मैंने क्या लिख दिया? ए डी ए कॉस थीटा। क्या लिख दिया? ए डी ए कॉस थीटा। क्लियर है? अब मुझे बताओ, इस पॉइंट पी पर जो आर दूरी पर है उस पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा? ई का मान क्या होता है? के क्यू अपन आर स्क्वायर, बिंदु आवेश के कारण। इसके कारण तो विद्युत क्षेत्र है ये, इसके कारण विद्युत क्षेत्र हमारे पास है। तो ई को मैं क्या लिख सकता हूं? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के का मतलब 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, परिमाण लेके चल रहा हूं। यह गया डी ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ओके। तो देखो, यहां मैं किस किस को बाहर ले सकता हूं? फाई इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं, देखो मैंने ऐसे करा, q अपॉन 4 को बाहर ले लिया और अंदर क्या बच जाएगा? ऊपर तो आ गया डी ए कॉस थीटा, 4 तो मैंने बाहर ले लिया और मैं एप्सिलॉन नॉट भी बाहर ले लूं, ये कांस्टेंट है, तो नीचे क्या आएगा? आर स्क्वायर। q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये किसके बराबर होता है? कि मैंने लिखा हुआ ये घनकोण को शो करता है, उसका पूरा मान क्या होता है बच्चों? 4 के बराबर। तो आप देख सकते हैं यहां पर फाई ई इज इक्वल टू, बाहर तो है q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा। ठीक है ना? तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये होता है घनकोण की परिभाषा से। घनकोण की वैल्यू होती है पूरा घनकोण, पूरे स्पेस के लिए, पूरे समष्टि के लिए घनकोण का मान किसके बराबर होता है? 4 के। यानी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू में 4 कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल, आप देख रहे हैं सर 4 से 4 कट गया और हमारे पास क्या बच गया कि सर फाई ई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हैंस प्रूव्ड, फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है? यही है गाउस का नियम। तो हमने फ्लक्स की परिभाषा से गाउस के नियम को सिद्ध कर दिया कि फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, आगे बस हमने गाउस का नियम और उसका प्रूफ। ठीक है, चलो कोई एग्जांपल नहीं, देखो अच्छे अच्छे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लिखो। तो मैं मान लो बच्चों मैं घन की बात कर रहा हूं, घन क्यूब से अपन घन की बात, फ्लक्स की बात करें, सॉरी क्यूब से हम फ्लक्स की बात करें। तो जैसा मैंने कहा कि मान लो मेरे पास ये कोई घन है, घन ठीक है भाई, ये हमारा घन है, कोई कमरा है, ऐसे मान लिया हमने। अब बच्चों इसके सेंटर पर रखा हुआ है चार्ज, सेंटर पर।
कहाँ पे रखा हुआ है? बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है। ओके, घन है, सेंटर पे रखा हुआ है, मतलब बिल्कुल कमरे के बीचों बीच हमारा चार्ज रखा हुआ है। ये कमरा हो गया हमारा पूरा, ठीक है, जहां पे आप देख रहे हो कमरा बैठ के देख रहे हो, रोड पे तो देख रहे हो, तो बिल्कुल सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। तो देखो सेंटर पे चार्ज होगा तो अब बल रेखा यहां से भी निकलेंगे, यहां से भी निकलेंगे, ऊपर से भी निकलेंगे, साइड से भी निकलेंगे, समझ रहे हो ना? सेंटर पे अगर मान लो चार्ज होगा तो हर तरफ से बराबर बराबर फ्लक्स निकलेगा। सेंटर पे अगर चार्ज होगा, सेंटर पर हमारा चार्ज है, तो देखो यहां से भी निकलेगा, 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 यहां से भी निकलेगा। कितने फलक होते हैं घर में? 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो टोटल इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा गाउस के नियम से? बिल्कुल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो आपको पता है ये सेंटर पे है तो सममित है, यानी हर तरफ बराबर बराबर फ्लक्स निकलेगा और सभी निर्गत होगा। सभी कैसा होगा? निर्गत। यहां से बाहर जा रहा है, यहां से बाहर जा रहा है, यहां से बाहर जा रहा है, यहां से बाहर जाएगा, आगे से बाहर, पीछे से बाहर, एक ही दिशा में जा रहा है, सारा आउटवर्ड फ्लक्स है। तो आप ध्यान रखें, देखो घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो 6 फलकों से, इंपॉर्टेंट बात है काफी, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में आते हैं क्वेश्चन। 6 फलकों से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, छह फलकों से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना होगा? कि भाई इस पूरे बंद पृष्ठ में आवेश तो क्यू ही है ना, तो कितना फ्लक्स होगा भाई टोटल? ऐसे मैं फाई ई बोल दूं तो फाई ई बराबर क्या हो गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया 6 फलकों से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आपसे पूछेगा किसी एक फलक से बताओ, तो किसी एक फलक से कितना निकलेगा? एक फलक से। तो इसे अगर मैं फाई बराबर फलक बोल दूं थोड़ा अलग करने के लिए, तो भाई 6 फलकों से इतना निकल रहा है, तो एक से कितना निकलेगा? 6 का भाग दे दोगे तो क्या आ गया? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, क्योंकि टोटल जो फ्लक्स निकलेगा वो 6 फलकों से निकलेगा, बराबर फ्लक्स निकल रहा है, तो किसी एक फलक से कितना निकलेगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? ऐसे आप निकाल सकते हो। देखो अच्छा बताओ, शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 शीर्षों से कितना निकलेगा? 8 शीर्षों से निकलेगा भाई टोटल विद्युत फ्लक्स कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 8 शीर्ष है, सबसे निकलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलाकर। अगर अपन एक शीर्ष की बात करें, किसी एक शीर्ष से कितना निकलेगा? तो भाई 8 से इतना है तो 1 से कितना होगा? तो अब ध्यान रखिए 8 से भाग देंगे, यानी Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। समझे कि नहीं समझे? टोटल बात कर रहे हैं कि 6 फलकों से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 8 शीर्षों से इतना, 12 कोर होती है, 12 भुजाएं होती है, क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज। चार्ज कहां पे रखा हुआ है? सेंटर पे। तो हर तरफ से बराबर बड़ा फ्लक्स निर्गत होगा, बाहर होगा। तो एक शीर्ष से कितना हो गया? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही भुजाएं कोर कितने होती है भाई? 12 कोरों से, 12 कोरों से कितना फ्लक्स होगा भाई? टोटल फ्लक्स कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 12 कोरों से, तो एक कोर से कितना होगा? बिल्कुल आपको पता है कि एक कोर से आज जो फ्लक्स होने वाला है वो कितना होगा? Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट, एक कोर से। टोटल हमारे पास सम्मित है सारे मान, सभी तरफ बाहर है, तो आप देख सकते हैं इस तरह हम एक फलक से, घन के किसी फलक से, किसी एक शीर्ष से, किसी एक कोर से फ्लक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखें कि एक फलक से होगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, एक शीर्ष से होगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, और एक कोर से होगा Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों? आगे चले, समझ में आ गया ना? तो ये कहा था, ये कौन सी कंडीशन है? घन वाली कंडीशन है। कब? कि जब आवेश केंद्र पर स्थित हो।
ये वाला केस था ये कि जब हमारे घन पर आवेश कहां पर स्थित हो, केंद्र पर। अब बच्चों केंद्र पर ना हो, किसी एक फलक के केंद्र में आ जाए। अभी तो बिल्कुल सेंटर पे लिया था, अब आवेश की मानो स्थिति ऐसी हो जाए कुछ, अब हमारा आवेश किसी एक फलक के घन सेंटर पे है। ये घन का सेंटर नहीं है, किसी एक फलक का सेंटर है, किसी एक फलक का सेंटर है। तो अब देखें भाई, क्या यही रहेगा फ्लक्स? ये तो नहीं रहेगा। तो अब मैं केस ले रहा हूं कि जब हमारा जो आवेश है वो किसी एक फलक के केंद्र पर हो। पहले तो घन के केंद्र पर था, आज हमारा जो आवेश आ गया है वो किसी एक फलक के सेंटर पे आ गया, तो क्या करेंगे? तो ये हमारा केस कौन सा है भाई, कि जब आवेश घन के किसी फलक, ठीक है, कोई सा भी फलक, 6 फलक होता है, कोई सा फलक, जब आवेश किसी घन के किसी फलक के केंद्र पर स्थित हो, ये बात हम करें। जब आवेश किसी फलक के केंद्र पर स्थित हो तो गाउस के नियम से आप फ्लक्स कैसे काउंट करोगे? तो देखो बच्चों, आप देख रहे हो कि जो गाउस का नियम हम काम में लेते हैं वो लेते हैं बंद पृष्ठ के लिए। मतलब आवेश जो है वो बंद पृष्ठ में होना चाहिए, सममित होना चाहिए। तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या सोचना पड़ता है? आपको इसको सममित करना पड़ता है, आपको बंद करना पड़ता है इसको। अब मान लो एक डिब्बा रखा हुआ है, ठीक है, एक कार्टून एक डिब्बा रखा हुआ है, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, अब यहाँ से बंद नहीं है ना, यहाँ से खुला हुआ है, तो आपको इसके पास में एक डिब्बा और रख दो तो पूरा बंद हो जाएगा ना। तो इसको बंद करने के लिए इसका जैसा अपन एक डिब्बा और रख देते हैं, तो इसका जैसा डिब्बा बना देते हैं। ये लो भाई, इसका जैसा डिब्बा बना दिया, इसके पास लिया है दूसरा डिब्बा, अब बताओ हो गया ना बंद पृष्ठ? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना सम्मित? अबे सम्मित हो गया, बिल्कुल सभी जगह से सम्मित है। आवेश सम्मित होना चाहिए, बंद पृष्ठ में होना चाहिए, बाउंडेड कर दिया आपने, अब नहीं है कहीं से खुला हुआ, अब बंद पृष्ठ है। ठीक है, अब देखो आप क्या देख सकते हो, इसमें थोड़ा ध्यान देना। टोटल फ्लक्स कितना होगा? आपका होगा साथ टोटल फ्लक्स की तो मत पूछो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि चार्ज तो क्यू ही तो है, चार्ज आपका क्यू है, तो टोटल फ्लक्स हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इन दोनों फलकों से होगा, वो दोनों घनाभ से होगा, दोनों घनाभ से हो रहा है। कितना हो रहा है भाई? दोनों घनाभ से। टोटल फ्लक्स कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दोनों घनाभ मिल गए इसमें, तो टोटल कुल फ्लक्स तो यही होगा। देखो कुल फ्लक्स कितना है, कुल फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल फ्लक्स होगा। अब हम आपसे ये पूछें कि किसी एक फलक से बताओ, किसी एक फलक से हम बात करें तो कैसे करो? अब 6 का भाग थोड़ा देंगे, अब आपको देखना है कि भाई टोटल फलक कितने हो जाएंगे, 6 इसमें 6 इसमें कितने हो गए? 12। आप सोचोगे सर 12 फलकों से इतना, तो एक से इतना नहीं, ऐसे नहीं होगा। आ रही बात समझ में? 6 फलक इसमें 6 फलक इसमें 12 फलक हो गए, लेकिन आप देख रहे हैं ये कॉमन आ गया बीच में, ये वाला जिसके सेंटर पे था अब ये कॉमन हो गया, तो देखो एक से यहां निकलेगा, एक से यहां निकलेगा, तो जो सेंटर वाला होगा ना, ये जो एक पृष्ठ होगा इसका, तो बच्चों एक पृष्ठ से मानो जितना फ्लक्स यहां निकलेगा उतना फ्लक्स यहां निकलेगा, जहां पर हमने रखा हुआ था, तो एक पृष्ठ यहां से, तो अब ये कॉमन हो गया दो के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि जितना फ्लक्स यहां होगा उतना फ्लक्स यहां होगा, यानी नेट फ्लक्स इसके लिए क्या हो जाएगा? 0। ये जो बीच वाला पृष्ठ है, आगे बात में 12 फलक है, लेकिन 12 में से 2 फलक आप कैंसिल कर दोगे, क्यों? क्योंकि 2 फलकों से एक फलक से ऐसे निकलेगा और एक फलक से ऐसे निकलेगा, तो इन दोनों फलकों से नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। यानी अब ये जो फ्लक्स है वो 10 फलकों से होगा,
ये जो फ्लक्स होगा वो कितने फलकों से होगा? 10 फलकों से। तो कॉमन जो आ जाता है ना उसको आप छोड़ सकते हो, 10 फलकों से निर्गत विद्युत फ्लक्स, ये होगा टोटल आपका फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 10 फलकों से। तो एक फलक से कितना हो जाएगा? तो बच्चों एक फलक से हो गया फाई, इसको मैं अगर फलक बोल दूं तो अब क्या होगा? ये क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा एक फलक से क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आगे बात? तो जो बीच में रखा हुआ है उसमें दोनों साइड वाले एक एक कॉमन आके कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ विपरीत दिशाओं में फ्लक्स आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक फलक से कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों अगले क्लास में। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछिए। थैंक यू, अगली क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। बाय।